सती प्रथा। हाँ, सबसे पहला कौन सा है? सती प्रथा। हाँ राजू राम जी, राम जी, बहुत लेट है आप। सबसे पहले क्या है? सती प्रथा। चित्तौड़गढ़ से कमलेश जी वैष्णव जुड़े हैं, धन्यवाद जी। हाँ, सती प्रथा की बात करें मित्रों तो सती प्रथा कहते किसे हैं? देखिए, यानी अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी के द्वारा अपने पति के शव के साथ जिंदा जलकर मृत्यु को वर्ण करना ही क्या कहलाता है? सती प्रथा कहलाता है। हाँ संजय जी, राम जी, बहुत लेट है आप भी। सती प्रथा यानी पति की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी के द्वारा अपने पति के शव के साथ जिंदा जलकर मृत्यु को वर्ण करना क्या कहलाता है मित्रों? सती प्रथा कहलाता है। हाँ जी, विक्रम जी भार्गव पूछ रहे सर आंगो मोरियो क्या है? तो विक्रम जी, आंगो मोरियो है वो एक लोकगीत है, गरासिया जाति का एक लोकगीत है जिसमें दुल्हे की प्रशंसा की जाती है। तो गरासिया जाति की महिलाएं हैं वो दुल्हे के चारों ओर नृत्य करती जाती है और उस नृत्य में दुल्हे की प्रशंसा में गीत गाया जाता है, उसे आंगो मोरियो कहते हैं। और ये आंगो मोरियो गरासिया जाति का है। ठीक है विक्रम जी। हाँ, तो देखते हैं सती प्रथा। पति की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी द्वारा अपने पति के शव के साथ जिंदा जलकर अपने पति के शव के साथ जिंदा जलकर मृत्यु को वर्ण करना क्या कहलाता है? सती प्रथा कहलाता है। हाँ विक्रम जी, धन्यवाद जी। सती प्रथा यानी पति की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी द्वारा अपने पति के शव के साथ जिंदा जलकर मृत्यु को वर्ण करना क्या कहलाता है मित्रों? सती प्रथा कहलाता है। और यह सती प्रथा मित्रों आपको पता है ज्यादातर राजपूत समाज में प्रचलित में थी। हाँ, धन्यवाद रणवीर जी। तो सती प्रथा का प्रचलन है अधिकांश किस में था? राजपूत समाज में प्रचलन में थी ये प्रथा। और इस सती प्रथा के देखो इसे क्या कहते हैं? इस प्रथा को सहगमन, इसे क्या कहते हैं? सहगमन, सहमरण या अन्वारोहण कहते हैं। अन्वारोहण। सती प्रथा को मित्रों क्या क्या कहते हैं? देखिए, इसे कहते हैं सहगमन भी कहते हैं, इसे सहमरण भी कहते हैं और अन्वारोहण। ये सभी उपनाम किसके हैं मित्रों? इस सती प्रथा के उपनाम है। अब देखो, इस प्रथा के अंतर्गत आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने मित्रों। हाँ देखो, 3 पॉइंट कौन से हैं? एक पॉइंट है अनुमरण, एक है मां सती और एक पॉइंट है मित्रों अणक। हाँ, 3 पॉइंट है मित्रों। देखो, एक अनुमरण, एक मां सती और एक अणक। ये 3 पॉइंट देखिए मित्रों। सबसे पहले क्या है? अनुमरण। अब देखो ये क्या होता है मित्रों, मान लो किसी महिला के पति की मृत्यु है, वो कहीं दूसरी जगह हो गई। अब वह महिला अपने पति के साथ सती नहीं हो सकती और उसके पति का दाह संस्कार भी वहीं पर कर दिया गया जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी। तो किसी महिला के पति की मृत्यु दूसरी जगह होने पर और वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिया जाए तो अब वह महिला सती किसके साथ होगी? तो अब वह महिला मित्रों अपने पति के कोई भी एक प्रतीक चिन्ह के साथ सती होगी। यानी अपने पति के कोई भी प्रतीक चिन्ह, चाहे उसकी अंगीठी हो, चाहे उसके जो भी उसका प्रतीक चिन्ह हो, तो महिला द्वारा अपने पति के किसी प्रतीक चिन्ह के साथ सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। हाँ, तो ध्यान रखना, इतना ही ध्यान में रखना है, किसी महिला के पति की मृत्यु कहीं दूसरी जगह होने पर वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है और पीछे से उसकी पत्नी द्वारा अपने पति के किसी प्रतीक चिन्ह के साथ सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। मां सती,
अपने मृत पुत्र के साथ सती होने वाली महिलाएं क्या कहलाती है? मां सती कहलाती है। अपने मृत पुत्र के साथ सती होने वाली महिलाएं क्या कहलाती है मित्रों? मां सती। और अणक, ये देखो क्या है, अणक क्या है? सती होने वाली महिला द्वारा अपने परिवार को दिया गया अंतिम आदेश जिसकी पालना करना उसके परिवार के लिए आवश्यक था, उसे क्या कहते हैं? अणक कहते हैं। सती होने वाली महिला द्वारा अपने परिवार को दिया गया अंतिम आदेश जिसकी पालना करना उसके परिवार के लिए आवश्यक था, उसे कहते हैं अणक। तो 3 वर्ड ध्यान रखना। अनुमरण, मान लो किसी के पति की मृत्यु दूसरी जगह हो गई तो अब वह महिला अपने पति के किसी प्रतीक चिन्ह के साथ सती होगी, उसे अनुमरण कहते हैं। अपने मृत पुत्र के साथ सती होने वाली महिलाएं मां सती कहलाती है। और सती होने वाली महिला द्वारा अपने परिवार को दिया गया अंतिम आदेश जिसकी पालना करना उसके परिवार के लिए आवश्यक था, उसे क्या कहते हैं मित्रों? अणक कहते हैं। तो एक बार इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अब देखो बात करें मित्रों की, हमारे भारत में सती प्रथा का उल्लेख है वो सबसे पहले कहां मिलता है? भारत में सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? तो सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख भारत में एरन अभिलेख से मिलता है। कहां से मिलता है मित्रों? एरन अभिलेख। और ये एरन अभिलेख कहां से मिलता है मित्रों? मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश। 510 ईस्वी में मिला था। तो सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख भारत में एरन अभिलेख से मिलता है। और मित्रों इस एरन अभिलेख के अनुसार सेनापति गोपराज की पत्नी है, उनकी मृत्यु पर सती हुई थी और सेनापति गोपराज है वो हुणों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। तो इस अभिलेख के अनुसार हुणों के विरुद्ध मरने वाले सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई। हाँ, तो भारत में मित्रों सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख कहां से मिलता है? एरन अभिलेख से। और एरन अभिलेख कहां मिलता है मित्रों? एमपी में मिलता है 510 ईस्वी में। और इस अभिलेख के अनुसार हुणों के विरुद्ध मरने वाले कौन थे? सेनापति गोपराज। और इन गोपराज की पत्नी सती हुई थी। लेकिन हम पढ़ रहे राजस्थान का जीके, तो आपको ध्यान में यह होना चाहिए कि राजस्थान में सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है और सबसे पहले सती कौन हुई। तो आपके ये ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान में सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख कहां से मिलता है या किस अभिलेख से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख, राजस्थान में सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख गठियाला शिलालेख। कौन सा शिलालेख है मित्रों? गठियाला शिलालेख। और ये गठियाला शिलालेख कहां से मिलता है मित्रों? जोधपुर से। 861 ईस्वी में मिलता है। राजस्थान में सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख मित्रों किस शिलालेख से मिलता है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए। राजस्थान में सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस शिलालेख में मिलता है? गठियाला शिलालेख में। और गठियाला शिलालेख कहां है मित्रों? जोधपुर से मिला 861 ईस्वी में। और इस गठियाला शिलालेख के अनुसार मित्रों सबसे पहले सती कौन हुई? हाँ,
तो सेनापति राणुका की पत्नी है संपल देवी सती हुई थी, तो संपल देवी को राजस्थान की प्रथम सती कहते हैं। तो इस अभिलेख के अनुसार, इस अभिलेख के अनुसार सेनापति राणुका की पत्नी संपल कंवर या संपल देवी बोल सकते हैं, संपल कंवर सती हुई। जो राजस्थान की प्रथम सती मानी जाती है। तो मित्रों, दो क्वेश्चन आपके आगे इसमें देखो। राजस्थान में आपको ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान में सती प्रथा का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है। तो याद क्या करना आपको, गटियाला शिलालेख। और इस गटियाला शिलालेख के अनुसार राजस्थान की प्रथम सती कौन है, उसका नाम याद रखना। वो कौन सी है, संपल देवी। कौन है, संपल देवी या संपल कंवर है मित्रों। वो राजस्थान की क्या है, प्रथम सती मानी गई है गटियाला शिलालेख के अनुसार। तो लीजिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट। हाँ, डीके सैनी जी क्लास अभी स्टार्ट हुई है, पहली प्रथा चल रही है आपकी सती प्रथा। हाँ, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट मित्रों कि पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने के सबसे पहले आदेश किस शासक ने जारी किए। भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने के आदेश सबसे पहले किस शासक ने जारी किए मित्रों, तो वो था मोहम्मद तुगलक। सती प्रथा पर रोक का आदेश सबसे पहले किसने दिया, मोहम्मद तुगलक ने। भारत में सती प्रथा पर रोक का आदेश मित्रों सबसे पहले किस शासक ने दिया, मोहम्मद तुगलक ने। किसने दिया, मोहम्मद तुगलक ने। हालांकि अकबर ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए, लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ था। अब बात की जाए, पूरे भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मित्रों, सती प्रथा को पूरे भारत में गैर कानूनी घोषित करवाने का श्रेय दिया जाता है राजा राममोहन राय को। किसे देते हैं, राजा राममोहन राय ने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग से सती निवारण अधिनियम पारित करवाया। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाने का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है, जिन्होंने 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग से सती निवारण अधिनियम पारित करवाया। हाँ, तो भारत में मित्रों सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित है, वो किसने करवाया, राजा राममोहन राय ने। और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। हाँ, अब बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया। राजस्थान में सती प्रथा को
सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किस रियासत ने किया? तो मित्रों वो है बूंदी रियासत। बूंदी रियासत ने, हाँ बिल्कुल सरोन जी, अब शॉर्ट में लिखेंगे आप कहोगे तो बिल्कुल टाइम भी आपका बच जाएगा। हाँ, तो राजस्थान में मित्रों सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाने का श्रेय सबसे पहले किस रियासत को दिया जाता है? बूंदी रियासत को। और बूंदी रियासत ने 1822 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो राजस्थान में मित्रों सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? बूंदी रियासत ने। किसने? बूंदी रियासत ने 1822 में। बूंदी रियासत ने 1822 में। देखो सती निवारण अधिनियम 1829 में पारित हुआ, लेकिन राजस्थान में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया? बूंदी रियासत ने। इस अधिनियम से पहले ही कर दिया था। कब? 1822 में। अब बूंदी के बाद की बात करें मित्रों, अलवर रियासत ने 1830 में इसे गैर कानूनी घोषित किया। उसके बाद में बात करें जयपुर ने 1844 में किया। उसके बाद में जोधपुर ने 1860 में किया। उदयपुर ने 1861 में, और उसके बाद में कोटा में ने 1862 में इसे गैर कानूनी घोषित किया। अब प्रश्न यह आता है कि राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? राजस्थान की अंतिम सती वो थी मित्रों रूप कंवर। कौन थी? रूप कंवर, जो दिवराला गांव सीकर की थी। तो सीकर के दिवराला गांव था श्रीमाधोपुर तहसील की। रूप कंवर थी जो 1987 में सती हुई। और रूप कंवर की मृत्यु के पश्चात राज्य सरकार ने भी सती निवारण अधिनियम पारित किया। कब? राज्य सरकार ने सती निवारण अधिनियम कब पारित किया? 1987 में। देखो भारत सरकार ने तो 1829 में सती निवारण अधिनियम लागू किया, लेकिन राज्य सरकार ने कब किया? राज्य सरकार ने 1987 में। तो अंतिम सती, राजस्थान की अंतिम सती कौन है? रूप कंवर, दिवराला गांव सीकर। दिवराला गांव सीकर कब हुई? 1987 में। तो राज्य सरकार ने सती निवारण अधिनियम कब लागू किया मित्रों? 1987 में। ध्यान रखना, राज्य सरकार ने सती निवारण अधिनियम कब लागू किया? 1987 में। और भारत सरकार ने कब किया था? 1829 में। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रथम सती तो थी संपल देवी और अंतिम सती कौन है मित्रों? रूप कंवर। ये दोनों ध्यान रखने आपको। हाँ लीजिए बस स्क्रीनशॉट। अब देखो ये बड़ी प्रथा है आपकी, सती प्रथा थी। उसके बाद मित्रों छोटी छोटी प्रथाएं देखो। कन्यावध, नेक्स्ट प्रथा कौन सी मित्रों? कन्यावध। हाँ, तो कन्यावध की बात की जाए मित्रों तो प्राचीन समय में ये भी लगभग राजपूत समाज में ज्यादा प्रचलन में थी। कन्यावध है, और यानी बच्ची या लड़की का जन्म होने पर उसे गला घोटकर मार दिया जाता था। लड़की के जन्म पर उसे गला घोटकर या उसे अफीम पिलाकर मार दिया जाता था, उसे कहते हैं कन्यावध। और राजपूत समाज में ज्यादा प्रचलन में थी। अब इस कन्यावध पर रोक कब लगी? 1833 में। 1833 में कौन सी रियासत ने? कोटा रियासत ने। कन्यावध में रोक है 1833 में। कोटा रियासत में शासक था उमेद सिंह। कौन था? उमेद सिंह। उमेद सिंह के समय कोटा रियासत में इस कन्यावध पर रोक लगाई गई। पॉलिटिकल एजेंट था लॉर्ड विल्किंसन। कौन था? लॉर्ड विल्किंसन। तो देखो कन्यावध सीधा सा सबको पता है, कन्यावध यानी लड़की के जन्म होने पर उसका गला घोटकर मार दिया जाता था। और इस कन्यावध पर रोक है वो 1833 ईस्वी में लगी। कब लगी? 1833 ईस्वी में लगी। कोटा के शासक थे उमेद सिंह और लॉर्ड विल्किंसन था यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसके समय में। नेक्स्ट प्रथा है मित्रों कौन सी? डाकन प्रथा। कौन सी है? हाँ डाकन प्रथा।
नेक्स्ट प्रथा कौन सी है मित्रों? डाकन प्रथा। हाँ, तो ये भी जानते होंगे आप। डाकन प्रथा की बात की जाए मित्रों तो ये आदिवासी समाज होता है, जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र, वहां पर क्या होता है, किसी बच्चे या महिला के उचित उपचार के अभाव में ठीक नहीं होने पर किसी गांव की महिला पर शक किया जाता है कि उस महिला ने जादू टोने से उसकी बीमारी को बनाए रखा है तथा उस बच्चे को ठीक नहीं होने दिया है, और उस महिला को जबरदस्ती क्या डाकन घोषित कर दिया जाता था। इसे क्या कहते हैं? डाकन प्रथा कहते हैं। यानी आदिवासी क्षेत्रों में या जनजातीय क्षेत्रों में किसी बच्चे या महिला के उचित उपचार के अभाव में ठीक नहीं होने पर गांव की किसी महिला पर शक किया जाता था कि उस महिला ने जादू टोने के माध्यम से उस बच्चे को ठीक नहीं होने दिया है, और उस महिला को फिर गांव के लोग मिलकर षड्यंत्र पूर्वक क्या कहते हैं, ये तो डाकन है, ये तो डाकन है, और उसे डाकन घोषित कर देते। तो इस प्रकार जो डाकन प्रथा है इस पर रोक कब लगी? हाँ, डाकन प्रथा है, इस पर रोक कब लगी? तो इस पर लगी 1853 में। उदयपुर का महाराणा था स्वरूप सिंह। उदयपुर का महाराणा कौन था? स्वरूप सिंह। उदयपुर का महाराणा स्वरूप सिंह के समय कमांडेड जे.सी. ब्रुक ने रोक लगाई। तो डाकन प्रथा मित्रों, इस डाकन प्रथा पर रोक है वो 1853 ईस्वी में उदयपुर का महाराणा था स्वरूप सिंह, और उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के समय कमांडेड जे.सी. ब्रुक ने इस डाकन प्रथा पर रोक लगाई। बिल्कुल सही है सरवण जी, अक्कल के अंधे लोग हैं। डाकन प्रथा बाद में है मित्रों डावरिया प्रथा। नेक्स्ट प्रथा कौन सी है मित्रों? डावरिया प्रथा। हाँ, डावरिया प्रथा क्या होती है मित्रों? जो रियासती काल था, राजा महाराजाओं का काल था, उस समय क्या है, राजा महाराजाओं की बेटी की शादी या जागीरदार लोगों की जब बेटी की शादी होती थी तो बेटी की शादी में क्या दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भेजते थे। तो दहेज के साथ जो कुछ कुंवारी कन्याएं भेजते थे उन्हें क्या कहते थे? डावरी कहते थे। क्या कहते थे? डावरी या डावरिया कहते थे। और ये जो डावरी या डावरिया है वो जनाना महलों में सेविकाओं का जीवन व्यतीत करती थी। तो रियासती काल में राजा महाराजाओं व जागीरदार लोगों की बेटी की शादी में, लड़की की शादी में दहेज के साथ जो कुछ कुंवारी कन्याएं भेजते थे मित्रों, उन कुंवारी कन्याओं को क्या कहते थे? डावरी कहते थे। क्या कहते थे? डावरी। अब तो वर्तमान में तो अपने आप ही बंद हो गई, क्योंकि एक एक ही मिलनी और की हो रही है, ज्यादा तो खड़ो मिल जैसी। हाँ, डाकन प्रथा हो गई, डावरी प्रथा हो गई। इसके बाद में मित्रों आपकी आती है कि कुकड़ी की रस्म। नेक्स्ट कौन सी है मित्रों? कुकड़ी की रस्म। ये एग्जाम में पूछा था, एक बार राजस्थान पुलिस में आया था कि कुकड़ी की रस्म है वो किस जनजाति में प्रचलित है? कुकड़ी की रस्म है वो किस जनजाति में प्रचलित है? हाँ, किस में मित्रों? सासी जनजाति में। किस में? कुकड़ी की रस्म मित्रों किस जनजाति में है? सासी जनजाति में प्रचलित है, ध्यान रखना। और क्या होती है कुकड़ी की रस्म? यानी सासी जनजाति में लड़की के विवाह के समय लड़की को, बिल्कुल भील मेला में नहीं, वैसासी में ही है, लड़की के विवाह के समय लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। और अब भी ये जो कई जो बैकवर्ड क्षेत्र है वहां पर ये जनजाति है, सासी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर और झुंझुनू में पाई जाती है। तो भरतपुर और झुंझुनू में जो सासी जनजाति है वहां पर आज भी कुछ बैकवर्ड क्षेत्रों में प्रथा प्रचलन में है। तो लड़की को विवाह के समय अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है इस प्रथा के अंतर्गत, उसे कहते हैं कुकड़ी की रस्म। और किस में? ये सासी जनजाति में। नाता प्रथा जानते हो लगभग एक प्रकार से पुनर्विवाह है। महिला अपने पूर्व पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ विवाह कर लेती है, इसे क्या कहते हैं? नाता प्रथा। महिला अपने पूर्व पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ विवाह कर लेती है, इसे क्या कहते हैं मित्रों? नाता प्रथा कहते हैं। कहते हैं नाता कर लिया उसने। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
मुस्कान जी बोल रहे झुंझुनू में नहीं है। भाई झुंझुनू में है, मुस्कान जी सबसे अधिक है 87। भरतपुर और झुंझुनू इन दो जिलों में सबसे अधिक है 87। अब आप भी झुंझुनू से ही हो। हाँ, तो 87 जनजाति में झुंझुनू में। वैसे 87 सभी जगह है, लेकिन ज्यादातर झुंझुनू और भरतपुर में है। हाँ, नेक्स्ट है चारी प्रथा। नेक्स्ट प्रथा कौन सी मित्रों? चारी प्रथा। चारी प्रथा मित्रों खेराड़ क्षेत्र में प्रचलित है। कहां पर है? खेराड़ क्षेत्र। चारी प्रथा है वो कहां पर प्रचलन में मित्रों? खेराड़ क्षेत्र। और हमारा खेराड़ क्षेत्र कहां पर है? टोंक भीलवाड़ा का। टोंक और भीलवाड़ा का क्षेत्र कौन सा है? खेराड़ क्षेत्र। हाँ, खेराड़ क्षेत्र कौन सा है? टोंक और भीलवाड़ा का क्षेत्र है कौन सा? खेराड़ क्षेत्र। वहां पर कौन सी प्रथा प्रचलन में मित्रों? चारी प्रथा। मित्रों इस चारी प्रथा में क्या होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि दहेज कौन देते हैं? लड़की वाले देते हैं, और लड़की वाले नगद रुपए भी देते हैं भाई दहेज में। अब यहां पर क्या इसका उल्टा है? खेराड़ क्षेत्र में लड़की वाले लड़के वालों से दहेज के रूप में नगद रुपए लेते हैं। हाँ, दहेज के रूप में क्या लेते हैं? नगद रुपए लेते हैं। तो खेराड़ क्षेत्र टोंक भीलवाड़ा में लड़की वाले लड़के वालों से दहेज के रूप में जो नगद राशि लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उस राशि को चारी की राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? चारी की राशि। तो लिख सकते हैं इसको, लड़की वाले लड़के वालों से दहेज के रूप में नगद राशि लेते हैं। नगद राशि लेते हैं, और इस नगद राशि को क्या कहते हैं मित्रों? चारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चारी। और इस चारी की राशि के लालच में पड़कर लड़की वाले अपनी लड़की के वैवाहिक जीवन को ज्यादा नहीं चलने देते, और दूसरी जगह से चारी की राशि लेकर अपनी लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह कर देते हैं। अर्थात इस चारी की राशि के लालच में पड़कर वो अलग अलग जगहों से अपनी लड़की का रिश्ता तय कर देते हैं। एक जगह से चारी की राशि लेकर महीना 2 महीना रखी उसको, और फिर दूसरी जगह उसकी शादी कर देते हैं। अब कई लड़के बोल रहे सर पूरा लिखने दिया करो, नोट्स बना रहे। कई बोल रहे सर शॉर्ट में लिखो। हाँ, तो यह है, इसे क्या कहते हैं मित्रों? चारी की राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? चारी की राशि। और ये कहां पर है चारी की राशि वाली? खेराड़ क्षेत्र में प्रचलन में है। हाँ, हाँ, चारी राशि। इसके बाद आती है आपकी दापा प्रथा। मुख्यतः बिल्लों में दापा प्रथा। मित्रों दापा प्रथा क्या है? मुख्यतः दापा प्रथा किसमें? भील समाज में, आदिवासियों में दापा प्रथा है वो प्रचलन में है। और दापा प्रथा क्या है? हाँ, दापा प्रथा की बात करें मित्रों तो भील समाज में जो युवक है वो किसी युवती को भगाकर ले आता है। भील समाज में कोई युवक है वो किसी युवती को भगाकर ले आता है, और फिर उस भगाकर ले आई युवती का मूल्य चुकाकर उसके साथ विवाह कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? दापा प्रथा। तो भील समाज में कोई युवक किसी युवती को भगाकर ले आता है, और फिर उस भगाकर लाई हुई युवती का मूल्य चुकाकर उस युवती के साथ विवाह कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? दापा प्रथा। सीधी सी बात यह कि है वधू का मूल्य चुकाना, और उसे क्या कहते हैं? दापा। संथारा या संलेखना प्रथा। संथारा या संलेखना प्रथा ये किस में मित्रों? ये जैन धर्म में। संथारा या संलेखना प्रथा ये किस में मित्रों? जैन धर्म में। अब जैन धर्म में मित्रों इस प्रथा के अंतर्गत अन्न जल का त्याग करके
अपने प्राणों को छोड़ा जाता है, अपने प्राणों का त्याग किया जाता है, इसे कहते हैं संथारा या सल्लेखना प्रथा। तो जैन धर्म के लोग अन्न जल का त्याग करके धीरे धीरे अपने प्राणों का त्याग करते हैं, धीरे धीरे अपने प्राणों को छोड़ते हैं, इसे कहते हैं संथारा। तो एक मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण है वो इसी विधि से त्यागे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण है वो किस विधि से त्यागे थे? संतारा या सल्लेखना पद्धति से त्यागे थे। दहेज प्रथा, दहेज प्रथा सब जानते हैं। हाँ, लड़के वाले इस दहेज पर अपना जन्मजात अधिकार समझते हैं, दहेज लेंगे बहुत सारा। अब लड़का चाहे योग्य ना हो, चाहे वो अनपढ़ ही हो, लेकिन लड़के के बाप की तो ये ख्वाहिश रहती है कि मैं तो मेरे लड़की की शादी में बहुत सारा दहेज लाऊंगा। जैसे आपके माँ बाप भी रखते हैं और आप भी रखते होंगे, भाई बहुत सारा दहेज लेकर आएंगे, लेकिन लेकर कहाँ से आओगे? शादी होगी तभी तो लेकर आओगे। हाँ, तो मित्रों इस दहेज प्रथा का उल्लेख की बात करें, इस दहेज प्रथा पर सबसे पहले तो बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन आ गया था कि भारत सरकार ने इस दहेज प्रथा पर रोक के लिए दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया? हाँ, तो दहेज निवारण अधिनियम कब लागू किया? भारत सरकार ने दहेज प्रथा पर रोक के लिए दहेज निवारण अधिनियम कब लागू किया? ये क्वेश्चन आ गया भाई, इंडिया जीके में आया था एक बार। तो दहेज निवारण अधिनियम भारत सरकार ने कब लागू किया मित्रों? 1961 में। कब लागू किया मित्रों? 1961 में। हाँ बिल्कुल, गायत्री जी आपका सही है। प्रवीण सिंह जी 1961 है, 83 नहीं है। हाँ विक्रम जी भार्गव बिल्कुल सही है। बिल्कुल प्रदीप सिंह जी आप सही कह रहे हो, शादी नहीं हो रही तो दहेज कहां से लेकर आएंगे? हाँ बिल्कुल, शादी होगी तो बिल्कुल दहेज भी आएगा। हाँ, क्योंकि इस प्रथा पर अभी भी देखो पूर्णतः रोक नहीं लग पाई भी। चाहे हम देखने वर्तमान समाज में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हालांकि आजकल वो टिक्के वाली रस्म तो कम हो गई भाई, आजकल जो टिक्का नगर लेते हैं वो छोड़ रहे भाई, ठीक है, बहुत बड़ी अफसोस है। लेकिन दहेज वाली प्रथा अभी भी देखो समाज में कितना ही दहेज निरोधक निवारण अधिनियम लागू हो गया, लेकिन अभी तक जो दहेज है ये प्रथा रुक नहीं पा रही है। हाँ, अब देखो मित्रों दहेज प्रथा का सबसे पहले उल्लेख की बात करें, सबसे पहले उल्लेख का मिलता है, तो सबसे पहले उल्लेख है इसका 6वीं शताब्दी में मिलता है। मगध पड़ता है बिहार में, और मगध का राजा था बिंबिसार। मगध का राजा कौन था? बिंबिसार। और मगध के राजा कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार ने उस समय में कौशल पड़ता है यूपी में, कौशल नरेश था, और कौशल नरेश की बेटी थी महाकोशला। कौशल नरेश कौन था? महाकौशल। यूपी में पड़ता है कौशल राज्य, और कौशल का जो राजा कौन था? महाकौशल। और महाकौशल की बेटी कौन थी? महाकोशला। कौशल, महाकौशल और महाकोशला तीनों अलग अलग है भाई। कौशल तो राज्य था, महाकौशल वहां का शासक था, और महाकौशल की बेटी कौन थी? महाकोशला। अब जब मगध के राजा बिंबिसार ने महाकौशल की बेटी महाकोशला से विवाह किया, तो उस समय महाकौशल ने विवाह में दहेज के रूप में उस बिंबिसार को एक काशी ग्राम था, काशी ग्राम पड़ता है यूपी में, उस काशी गांव को दहेज में दिया था। ये ध्यान में रखना। तो दहेज प्रथा, दहेज निवारण अधिनियम 1961। दास प्रथा, तो दास प्रथा का जो प्रचलन है मित्रों वो था 19वीं शताब्दी के अंत तक। हाँ 19वीं शताब्दी के अंत तक था। एक तो दास वो होते थे जो राजाओं की दासी आती थी, उनकी संतान दास कहलाती थी, दास के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। एक वो शासक जो युद्ध में आ जाते थे और बंदी बनाकर लाए जाते थे, वो भी क्या रहते थे? दास, दास कहलाते थे। अब देखो जो राजपूत राजा है, मान लो किसी दासी से खुश होकर उसे अपनी उपपत्नी स्वीकार कर लेता था, तो उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे परदायित। क्या कहते थे? परदायित। राजपूत राजा किसी दासी को अपनी उपपत्नी स्वीकार कर लेता था तो उसे क्या कहते थे? परदायित कहते थे। और मान लो राजपूत राजा किसी दासी से प्रसन्न होकर उसे सोने चांदी के आभूषण पहनने की अनुमति दे देता,
तो वह दासी क्या कहलाती थी? वह दासी पासवान कहलाती थी, उसे खवासन भी कहते हैं। तो यदि कोई राजपूत राजा किसी दासी से प्रसन्न होकर उसे सोने चांदी के आभूषण पहनने की अनुमति देते था तो उसे पासवान या खवासन कहते थे। ध्यान रखना। अब दास प्रथा पर रोक है वो सबसे पहले अकबर के समय लगी थी। कब लगी थी? अकबर के समय 1562 में। और राजस्थान में दास प्रथा पर रोक कब लगी? 1832 में, कोटा रियासत में। तो राजस्थान में दास प्रथा पर रोक सबसे पहले कोटा रियासत ने मित्रों 1832 में लगाई थी। 1832 में भारत सरकार ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय अधिनियम पारित किया गया था और उसी समय सबसे पहले कोटा रियासत ने इस दास प्रथा पर रोक लगाई थी। और वैसे अकबर के समय 1562 में इस पर रोक लगी थी। और राजस्थान में बात की जाए तो 1832 में कोटा रियासत ने इस पर सबसे पहले रोक लगाई थी। लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। समाधि प्रथा यानी जीते जी मृत्यु को धारण कर लेना क्या कहलाता है मित्रों? समाधि प्रथा। जीते जी मृत्यु को धारण करना क्या कहलाता है? समाधि प्रथा। वैसे दो प्रकार की मानी गई, एक जल समाधि, एक भू समाधि। जल में समाधि लेना जल समाधि और भूमि में समाधि लेना भू समाधि। इस पर रोक लगी 1844 में। कब लगी? 1844 में जयपुर में। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था लुडलो। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से समाधि प्रथा पर 1844 में क्या लगी थी? रोक लगी थी। हाँ, समाधि प्रथा के बाद में बात करें बाल विवाह। कौन सी प्रथा है मित्रों? बाल विवाह। हाँ, और बाल विवाह की बात की जाए, सबको पता है राज्य में 21 वर्ष का बालक और 18 वर्ष की बालिका, इससे पहले ही उनकी शादी करना क्या कहलाता है? बाल विवाह। तो मित्रों बाल विवाह सबसे अधिक या सबसे ज्यादा किस तिथि के दिन होते हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बाल विवाह है वो कब होते हैं? वो तिथि कौन सी है? आका तीज। हाँ, अब की बार तो आका तीज थोड़ी सुखी सी गई क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो आका तीज आती है वैशाख शुक्ला तृतीया। कब आती है? वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं राजस्थान में। वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं, ये ध्यान रखना। अब बाल विवाह को रोकने के लिए कानून किसने बनाया? बाल विवाह को रोकने के लिए कानून किसने बनाया मित्रों? हरविलास शारदा ने। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून किसने बनाया? हरविलास शारदा ने। कहां का था हरविलास शारदा? एक बार एग्जाम में पूछा था भाई, हरविलास शारदा का संबंध किस जिले से है? अजमेर से। कहां से था ये? अजमेर से था। और इस हरविलास शारदा ने 1929 में कानून बनाया जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना गया। शारदा एक्ट के नाम से जाना गया और पूरे भारत में यह 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ। पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1930 से यह लागू हुआ था। तो बाल विवाह को रोकने के लिए जो कानून है वो किसने बनाया? हरविलास शारदा ने 1929 में कानून बनाया मित्रों। और उसके बाद में भारत में लागू कब हुआ? ये 1 अप्रैल 1930 से। और अंग्रेज सरकार ने इसे पारित किस नाम से किया? शारदा एक्ट के नाम से। शारदा एक्ट के नाम से इसे पारित किया। किसने? अंग्रेज सरकार ने। तो ये है आपके बाल विवाह। हाँ, एक प्रथा आती है आपकी विधवा विवाह। हाँ, विधवा विवाह। पति की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी क्या कहलाती है? विधवा विवाह कहलाती है। और विधवा विवाह को रोकने के प्रयास किसने किए? ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा का जो विधवा विवाह है, विधवा विवाह को प्रोत्साहन विधवा विवाह को प्रोत्साहन सबसे ज्यादा किसने दिया? यानी विधवा विवाह है, इस विधवा विवाह को प्रोत्साहन सबसे अधिक किसने दिया? वो था ईश्वरचंद विद्यासागर। हाँ, और बात की जाए राजस्थान में पूरे भारत में सबसे पहला जो विधवा विवाह मित्रों वो 6 दिसंबर 1856 को हुआ। 6 दिसंबर 1856 को कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ था। और इस ईश्वरचंद विद्यासागर ने ही 1856 में लॉर्ड डलहौजी से अधिनियम
पारित करवाया। लॉर्ड डलहौजी से एक अधिनियम है पारित करवाया और लॉर्ड कैनिंग ने उसे लागू किया था बाद में। हाँ, और मित्रों एक पुस्तक है विधवा विवाह। विधवा विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी? विधवा विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी? चांदकरण शारदा ने। चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह पुस्तक किसने लिखी मित्रों? चांदकरण शारदा ने क्या लिखी? विधवा विवाह पुस्तक लिखी, आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान के किस शासक ने विधवा विवाह को यानी विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया? राजस्थान के किस शासक ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया? वो था जयपुर का सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने सबसे ज्यादा इस विधवा विवाह को क्या दिया मित्रों? प्रोत्साहन दिया। तो ये आपका है विधवा विवाह, लीजिए स्क्रीनशॉट। एक आती है मित्रों छेड़ा फाड़ना। कौन सी प्रथा है मित्रों? छेड़ा फाड़ना। ये छेड़ा फाड़ना मित्रों ये किस समाज में या किस जनजाति में प्रचलित थी? एक है मोताणा प्रथा, ये दो प्रथा और पढ़ते हैं हम, देखो दोनों एक ही समाज में है। किस में? मीणा समाज में, ज्यादातर इसी में थी। छेड़ा फाड़ना और मोताणा प्रथा दोनों किस में मित्रों? मीणा समाज में ज्यादातर प्रचलन में थी। अब छेड़ा फाड़ना इसके अंतर्गत क्या होता है मित्रों? तो इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है मित्रों? जो मीणा पुरुष है वह अपनी पत्नी का त्याग करता है, यानी पुरुष द्वारा पत्नी का त्याग। हाँ, मीणा पुरुष है वो अपनी पत्नी का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। इसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। और ये छेड़ा कैसे फाड़ा जाता है मित्रों? देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि मान लो किसी पुरुष को अपनी पत्नी को तलाक देना है तो वह भरे जो वार्ड होगा, मेन चौक होगी गांव की, उस चौक में क्या करेगा? अपनी पत्नी का एक पल्लू फाड़कर यानी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस पत्नी के हाथ में देगा। फिर वह पत्नी है, उसकी पत्नी फटे हुए साड़ी के पल्लू को हाथ में लेकर वहीं से गांव के मेन चौक से क्या करेगी? एक कलश भरेगी पानी का, और कलश पानी का भरकर अपने सिर पर रखेगी, और सिर पर कलश रखकर वह युवती है अपने इच्छित मार्ग पर चलती है। अर्थात वह किसी भी मार्ग पर चल सकती है। गांव में 4 दिशा होती है, मान लो चारों दिशाओं में वह किस भी दिशा में जा सकती है। अब उस रास्ते पर मान लो सबसे पहले कोई भी युवक उसको मिल गया मान लो, और उसने उसका जो कलश उतार दिया वही उसका भावी पति कहलाता है। तो ये ऐसी प्रथा है किसमें? मीणाओं में। तो छेड़ा पाना, पहले पुरुष अपनी पत्नी का त्याग करता है, फिर वह पत्नी एक कलश को लेकर अपने सिर पर इच्छित मार्ग पर चलती है। जो भी युवक है रास्ते में उसका सबसे पहले जो कलश उतारता है वही उसका क्या कहलाता है मित्रों? भावी पति कहलाता है, यानी उसकी शादी उसके साथ दोबारा हो जाती है। तो यह प्रथा किस में है? मीणाओं में। मोताणा प्रथा भी किस में है? मीणाओं में। किस में है? मीणा जाति में मोताणा प्रथा। इसके अंतर्गत क्या होता है? मान लो किसी पुरुष की महिला की मृत्यु अकाल मृत्यु या दुर्घटनावश हो जाती है, तो इस समाज में क्या है कि मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उस मरने वाले व्यक्ति के बदले अब मान लो जिसके कारण मृत्यु हुई है उससे धन वसूला जाता है। तो मरने वाले व्यक्ति के बदले में जो रुपए वसूले जाते हैं उस वसूलने वाले रुपए को क्या कहते हैं? मोताणा प्रथा कहते हैं। तो मीणा जनजाति में किसी की मृत्यु मान लो दुर्घटनावश हो जाती है, और दुर्घटनावश होने के कारण उस मरने वाले व्यक्ति के बदले में जो धन वसूला जाता है उसे कहते हैं मोताणा प्रथा। यह भी किसमें है? मीणाओं में। तो मित्रों ये हमारी मुख्य प्रथाएं हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होती है।